मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। हम इस समय पढ़ रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग और पैकेजिंग। इसी में पैकेजिंग के रिगार्ड में ही मैं आपको बताती हूँ मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है पैकेजिंग, मैंने आपको पहले भी बताया पैकेजिंग के साथ साथ हम लेबलिंग को भी ले रहे हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने लेबलिंग से रिलेटेड कई एमसीक्यूज आपको कवर करवाए थे। आज मैं आपको मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करवाती हूँ। रेडी, शुरू करें? ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ बेल्ट कन्वेयर यूज्ड फॉर, मतलब कौन सी एप्लीकेशन बेल्ट कन्वेयर के लिए यूज की जाती है। आ रही बात समझ में? तो कौन सी किस अनुप्रयोग के लिए बेल्ट कन्वेयर का उपयोग किया जाता है। अब आप देखो, आपके ऑप्शंस क्या है। मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, अगर एक लंबी दूरी की सामग्री का परिवहन किया जाना है तो वहां पे बेल्ट कन्वेयर का यूज होता है। या मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन विद इन प्रीमाइसेस, अगर एक परिसर के अंदर सामग्री का जो कहना चाहिए परिवहन किया जाना है वहां पे बेल्ट कन्वेयर का यूज होता है। या मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्रोसेसिंग, एक मशीन से या एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक अगर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तब बेल्ट कन्वेयर का यूज किया जाता है। या ऑल ऑफ द मेंशन्ड, सभी में बेल्ट कन्वेयर का यूज किया जाता है। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? आपको समझ में आना चाहिए कि बेल्ट कन्वेयर होता क्या है। बेल्ट कन्वेयर क्या होता है? ये सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाला एक तरीके से डिवाइस है, राइट। बेल्ट कन्वेयर इससे मूव करती हैं चीजें। तो बेल्ट कन्वेयर किसी में भी हो सकता है, चाहे प्रीमाइसेस के अंदर हो, चाहे प्रोसेसिंग में हो, चाहे लंबी दूरी के लिए इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। ठीक बात है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट नंबर 1 है, इट इज जनरली नॉट पॉसिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद बेल्ट कन्वेयर्स। बेल्ट कन्वेयर्स के डायरेक्शन से उसके फ्लो को, उसके फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको बदलना संभव नहीं होता जनरली। और स्टेटमेंट नंबर 2 है, इफ बेल्ट कन्वेयर्स आर टू बी यूज्ड इन द बेंट पोजीशन, स्लैट बेल्ट्स आर यूज्ड। कहने का मतलब, यदि बेल्ट कन्वेयर का उपयोग मुड़ी हुई स्थिति में किया जाता है तो स्लैट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये आपसे पूछ रहा है। अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके आपके चारों ऑप्शन है। 2 सही 2 गलत, और एक में 1 सही 1 गलत, और चौथे में 1 गलत 1 सही। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या है वो समझो। इसका ऑप्शन है पहला, जो स्टेटमेंट है वो तो है गलत। यानी जो बेल्ट कन्वेयर होता है वो आम तौर पर प्रवाह की दिशा को बदलना इससे संभव नहीं होता। ऐसा नहीं है, बेल्ट कन्वेयर से हम प्रवाह की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम बदल सकते हैं। हाँ, दूसरी बात बिल्कुल सही है जिसमें ये कहते हैं कि यदि मोड़ने वाली स्थिति में हमें यूज करना है तो स्लैट बेल्ट का यूज किया जाता है। ये टाइप ऑफ बेल्ट्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, मुड़ी हुई स्थिति में किया जाना है तो फ्लैट बेल्ट ही यूज की जाएगी, वो नॉर्मल बेल्ट नहीं होती, क्योंकि उससे उसको मोड़ना संभव नहीं हो सकता। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जो स्लैट बेल्ट होती है वो किस चीज से बनी हुई होती है? वुड से, प्लास्टिक से, मेटल से, या किसी भी जो चीज ऊपर दे रखी है किसी से भी बन सकती है। तो ध्यान देना, जो बेल्ट्स होती हैं कैन बी मेड अप ऑफ एनी ऑफ द मेंशन्ड। जो मटेरियल है, चाहे लकड़ी से हो वो भी बन सकती है, वो प्लास्टिक से भी बन सकती है, और वो मेटल से भी बन सकती है। तो इसका आंसर है किसी भी चीज से बन सकती है, जो तीनों बातें ऊपर कही हैं उनमें से। ठीक बात है। अब एक क्वेश्चन आता है, वही स्टेटमेंट वाला है। एक स्टेटमेंट ये कहता है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, बेल्ट कन्वेयर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन इंक्लाइंड पोजीशन। ये जो ढलान वाली स्थिति होती है, इंक्लाइन पोजीशन उन्हीं को कहते हैं। ढालू स्थिति जो होती है उनमें बेल्ट कन्वेयर्स का यूज नहीं किया जाता। और स्टेटमेंट नंबर 2 ये कहता है कि स्क्रू कन्वेयर्स जो होते हैं कैन कैरी मोर अमाउंट ऑफ लोड कंपेयर टू बेल्ट कन्वेयर्स। जो स्क्रू कन्वेयर्स होते हैं वो बेल्ट कन्वेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा लोड खींच पाते हैं। अब इनमें से दोनों बातों में दोनों कौन सी सही है, गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है? तो इसके जो ऑप्शन आपके पास में आते हैं, इसका आंसर आता है
कि दोनों ही बातें गलत हैं, कि बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो इंक्लाइन पोजीशन पे नहीं यूज किया जा सकता, वो बिल्कुल यूज किया जा सकता है। और दूसरा, अगर ये कहते हैं कि जो स्क्रू कन्वेयर्स होते हैं वो बेल्ट कन्वेयर से ज्यादा लोड खींच सकते हैं, तो ये चीज समझ लो कि 5000 टन पर आवर के हिसाब से एक स्क्रू कन्वेयर जो होता है वो 4.7 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से लोड को कन्वे करता है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो स्क्रू कन्वेयर्स होते हैं वो बहुत अधिक वहन कर सकते हैं, अधिक बाहर वहन कर सकते हैं। ठीक बात है, उनका जो लोड खींचने का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक बात है, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है, जिसमें हमने कहा ये दोनों बातें ही गलत है। ठीक बात है, आगे बात करते हैं जो स्क्रू कन्वेयर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ स्क्रू कन्वेयर द शाफ्ट लेंथ जो है इज शॉर्टर देन द फ्लाइट लेंथ। जो शाफ्ट की लेंथ होती है वो फ्लाइट के लेंथ से छोटी होती है। किसमें? स्क्रू कन्वेयर में। सच या गलत? तो इसका आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि ये कहता है अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो स्क्रू कन्वेयर के विनिर्देशों में शाफ्ट की ऊंचाई जो होती है उड़ान की ऊंचाई से अधिक होती है। शाफ्ट की ऊंचाई ज्यादा लंबी होती है ना, जबकि ये क्वेश्चन हमको कह रहा है वो ऊंचाई कम होती है शाफ्ट की ऊंचाई। नहीं, शाफ्ट की ऊंचाई फ्लाइट की ऊंचाई से ज्यादा लंबी होती है और शाफ्ट की ऊंचाई जो होती है वो पूरे शाफ्ट की लंबाई को भी कवर कर जाती है, जबकि उड़ान की लंबाई केवल पहले एक छोर से शुरू की लंबाई को अंतिम स्क्रू तक ही कवर करती है। ठीक है, ये काफी इंजीनियरिंग नेचर के क्वेश्चंस हैं और ये अगर आप थोड़ा सा भी समझ के चले जाओगे तो फिर भी निकाल जाओगे, अगर बिल्कुल नहीं करके जाओगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। और आप ये भी नहीं कह पाओगे कि ये तो हमारे इसमें नहीं था, बल्कि मेरे पास में तो कई एक स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि हमें व्हीकल मेंटेनेंस और व्हीकल्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी हमें वीडियोस कवर करवा दीजिए। तो ये क्योंकि उनके वो कह रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिकेशन किया हुआ है कि ये कवर होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, तो ये भी एक टेक्निकल चीज़ है। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं ये करवा पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मुझे व्हीकल इंजीनियरिंग में इतनी समझ है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी तरफ से कोई कमी रह जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ऐसा मैं काम कभी नहीं करूंगी। मेरी कोशिश सिर्फ ये रहेगी कि मैं आपको बेस्ट वे में सपोर्ट कर सकूं। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही चीज कोशिश कर रही हूँ और आपको मैं ये सारे एमसीक्यूज दूंगी, पीडीएफ में दे रही हूँ मैं आपको और दे भी दूंगी, आगे भी दूंगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर मेरी क्लास में आपका कोई चीज स्किप हो भी रही है तो आपके पास में ये मटेरियल फॉर्म में भी मैं आपको दे दूंगी, तो आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक रही आपकी व्हीकल इंजीनियरिंग की बात, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये करवा पाऊंगी, फिर भी मैं देखती हूँ क्या हो सकता है ना। चलिए, अब आगे एक क्वेश्चन आता है, फिर से स्टेटमेंट का ही है। एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो चेन ड्राइव होती है, चेन ड्राइव रोलर्स जो होते हैं वो मूव फास्टर देन द बेल्ट ड्राइव रोलर। जो बेल्ट ड्राइव रोलर्स होते हैं उससे ज्यादा तेजी से मूव करते हैं चेन ड्राइव रोलर्स। ऐसा स्टेटमेंट 1 है। और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है स्क्रू कन्वेयर्स जो होते हैं आर यूज्ड इन द फीडिंग ऑफ रॉ मटेरियल लाइक व्हीट और चिली इनटू द ग्राइंडिंग यूनिट टू मेक अ पाउडर आउट ऑफ इट। कि जो स्क्रू कन्वेयर्स होते हैं वो एक सामग्री को एक मशीन में डालने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे गेहूं को या मिर्ची को डाला जाए पिसने के लिए, तो ये तब चेन ड्राइवर्स स्क्रू ड्राइवर्स या स्क्रू कन्वेयर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। अब पूछा ही जाता है ये दोनों बातों में से क्या सही है और क्या गलत है, तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। ट्रू का ऑप्शन इसमें सही आएगा, क्योंकि चेन ड्राइव रोलर्स जो होते हैं वो बेल्ट ड्राइव रोलर्स से ज्यादा तेज चलते हैं और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं वो हमेशा फीडिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए ही यूज किए जाते हैं। बेल्ट कन्वेयर्स तो मूव करवाती चीजें और स्क्रू जो कन्वेयर्स होते हैं वो एक से दूसरे में डालने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। न्यूमैटिक कन्वेइंग इज डन अंडर विच ऑफ द मेंशन्ड कंडीशन। जो न्यूमैटिक होती है ये कन्वेइंग कहाँ पे यूज की जाती है?
जो वायु से जो संप्रेषण किया जाता है वो किस परिस्थिति में यूज किया जाता है। तो एक ऑप्शन है हमारे पास में हाई प्रेशर में, एक आता है वैक्यूम में जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं होती, एक होता है फ्लूइडाइजेशन में जहाँ पे बहुत लिक्विड होता है, या एनी ऑफ द मेंशन, कहीं भी किया जा सकता है जो तीन बातें ऊपर दी गई है उसमें। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है चाहे उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर हो या वैक्यूम हो या लिक्विडेशन हो, तीनों ही परिस्थिति में हम न्यूमैटिक कन्वेइंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखने की है। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ मटेरियल्स इन अ बकेट कन्वेयर्स डिपेंड ऑन। जो मटेरियल का फ्लो रेट होता है बकेट कन्वेयर्स में वो किस बात पर निर्भर करता है? शेप ऑफ द बकेट्स यानी जो बाल्टी है उसका जो शेप है उस पर निर्भर करता है, या स्पेसिंग ऑफ द बकेट में कितनी जगह है उस पर यूज करता है ना, और एक कहता है स्पीड ऑफ द कन्वेयर, जो कन्वेयर की गति है उस पर निर्भर करता है, या ऑल ऑफ द मेंशन, तीनों बातें जो ऊपर दी गई है उसके साथ में किसी पर भी मान लो ये लागू होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आता है तीनों में से सब बातों पे ये लागू होता है कि जो बकेट कन्वेयर्स होते हैं उसका जो पैरामीटर होता है वो अफेक्ट करता है फ्लो रेट ऑफ मटेरियल्स इन द बकेट कन्वेयर्स। तो उसका पैरामीटर का मतलब हो गया आपके पास में उसके वॉल्यूम के साथ साथ उसकी स्पीड और उसके स्पेस, उसके साइज, उसकी शेप, उन सब चीजों का असर आता है। राइट, अब एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है कि बकेट कन्वेयर्स जो होते हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लोज एंड स्पेस्ड बकेट कन्वेयर्स, कि जो बकेट कन्वेयर्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज यानी जैसे पास होते हैं ना, उस और स्पेस में विभाजित किए जा सकते हैं। और एक दूसरा आपके पास में स्टेटमेंट आता है बकेट कन्वेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रीफ्यूजल एंड पॉजिटिव डिस्चार्ज बकेट कन्वेयर्स। सेंट्रीफ्यूजल उसमें भी ये यूज किया जा सकता है, यानी केंद्र प्रसारक या सकारात्मक जो निर्वहन होता है उसमें भी बाल्टी कन्वेयर को विभाजित किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों सही है, गलत है या जो भी कुछ है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर आएगा कि दोनों ही बातें सही हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी कन्वेयर को जो होता है वो अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर दोनों तरीकों में विभाजित किया जा सकता है। इसको सेंट्रीफ्यूजल भी किया जा सकता है, उसको पॉजिटिव उसमें भी किया जा सकता है, क्लोज और स्पेस उसमें भी विभाजित किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें ये सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक बात है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, Which of the following is not an advantage of mechanical transportation? इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो यांत्रिक ट्रांसपोर्टेशन यानी यांत्रिक परिवहन में नहीं, उसके लाभ में शामिल नहीं होती। राइट, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लाभ में शामिल नहीं है वो चीज बतानी है आपको। नंबर 1 ये कहता है ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल एंड क्विक। ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बचत वाला और बहुत ही तीव्र होता है, किफायती होता है, त्वरित होता है। एक हैंडलिंग इज कंटामिनेशन फ्री, इसमें हैंडलिंग में कोई भी मिलावट या कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, ये उससे फ्री रहता है। एक है नो ह्यूमन इंजरी, इसमें कोई भी मानव चोट नहीं लगती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। और चौथी बात कहता है इनमें से कोई भी बात नहीं। तो कौन सी ऐसी बात है जिसको आप लाभ में शामिल नहीं करेंगे? तो यहाँ पे ये कहते हैं इसका आंसर आएगा चारों में से, तीनों में से कोई भी बात नहीं। तीनों ही अच्छे फायदों में शामिल होते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा फायदा नहीं है, ये तीनों ही बातें फायदे की थी, तो इसका आंसर आएगा डी, जो 3 बातें हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो ये कहता है जो ऑल एडवांटेज होती है वो सारी मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन में काउंट होती है, जो ABC फॉर्म में दी गई है। ठीक बात है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जो फोक लिफ्ट ट्रॉयल्स होते हैं, समझ रहे? फोक लिफ्ट ट्रॉलीज जो होती है ना, आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेन होस्ट एंड इंटरलॉक ट्रांसफर क्रेन्स। ये कहता है चेन लॉक जो होती है, चेन होस्ट और इंटरलॉक ट्रांसफर जो होते हैं, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो ये ट्रॉलीज होती हैं, जिसको अपन फोक लिफ्ट कहते हैं। ये बात सही है या गलत है? तो ये ध्यान रखो, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरलॉक ट्रांसफर क्रेन्स जो होती है वो कॉम्बिनेशन चेन होस्ट और फोक लिफ्ट ट्रॉलीज की होती है। मतलब हम ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोक लिफ्ट ट्रॉली जो होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जबकि एक्चुअली जो इंटरलॉक क्रेन्स जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है चेन होस्ट और
फोकलिफ्ट ट्रॉलीज का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। अब आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। लास्ट ले लें या लास्ट ही ले लेते हैं, फिर ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, है ना। आज ये लास्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन। एक है, इन फूड इंडस्ट्री द एनिमल प्रोसेसिंग सेक्टर रिक्वायर्स मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन टू मिनिमाइज ह्यूमन इंटरवेंशन एंड टू मेंटेन हाइजीन। क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो खाद्य उद्योग होता है, फूड इंडस्ट्री जो होती है, उसमें एनिमल प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसमें ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन की टू मिनिमाइज ह्यूमन इंटरवेंशन, ताकि हम मानव दखलंदाजी को कम से कम कर सके और जो साफ सफाई है, सुरक्षा है, उसको हम बढ़त कर सके। ये बात सही है या गलत है? तो ध्यान रखो क्या बात सही है, क्या बात गलत है। तो मानवीय हस्तक्षेप को अगर हम कम और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए यांत्रिक परिवहन की अगर हम पशु संस्करण क्षेत्र में यूज करते हैं तो ये बात एक्चुअली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ही मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। आज हमने फिर 12 MCQs कर लिए हैं, राइट, 12 किए हैं। अभी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको लगभग 10 MCQs करवाए थे जो कि लेवलिंग या पैकेजिंग से रिलेटेड थे। कोशिश करूंगी कि इसको मैं अब लास्ट कर दूं पार्ट और आगे फिर एक नया टॉपिक उठाऊं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा मैं जो टॉपिक है उनके MCQs को कवर कर सकूं। उम्मीद करती हूँ ये सब समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। मैं आपको इसके जो नोट्स है वो आपको बिल्कुल फाइल्स पहुंचा दूंगी, आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी और आपके व्हाट्सएप पे भी दे दूंगी, पर थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलर।